नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने पीसी की है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों को लेकर घोषणा की गई है, जहां पर तारीखों का ऐलान कर दिया गया। हरियाणा में 90 सीटों पर होंगे, जिसमें से 20,629 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। 27 अगस्त को वोटर लिस्ट भी जारी की जाएगी। वहीं हरियाणा में 90 में से 73 सामान्य सीटें और 17 ऐसी सीटें वोटिंग 1 अक्टूबर को होगी और मतों की गिनती 4 अक्टूबर को होगी। बात अगर नामांकन की करें तो नामांकन प्रक्रिया 5 सितंबर से शुरू होकर 12 सितंबर तक चलेगी। 13 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 16 सितंबर नामांकन पत्र वापसी की आखिरी तारीख होगी। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में भी 3 चरणों में चुनाव होंगे। 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी। चुनाव की तारीखों के ऐलान होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। Date of poll will be 18th of September and it's a Wednesday. Second phase would be on 29th of August and the statutory period of nominations and all. Poll being on 25th of September. And phase 3, nomination on 5th of September and every voting finishing on 1st of October. And everything would be over, bind up on 6th of October. Date of poll 1st October and date of counting coinciding with J&K on 4th of October, everything to be over on 6th of October. उसको आगे बढ़ाने के लिए आज आपके सामने है। जम्मू कश्मीर के बारे में पहले खबर महेंद्रगढ़ से है, जहां पर हरियाणा सरकार के मंत्री बनवारी लाल ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक ली। ये बैठक पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा के निवास जयराम सदन पर हुई है, जहां उनका फूल माला से स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता सक्रिय दिखाई पड़ रहे हैं। और साथ ही महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक ली। तो वहीं आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर हमने कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र दिया, साथ ही चुनाव को लेकर रणनीति बनाने का कार्य दिया गया। साथ ही पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने कहा कि आज जयराम सदन पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया है। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी उम्मीदवार चौधरी धर्मवीर सिंह ने महेंद्रगढ़ की से जो जीत है वो दर्ज की हुई थी। विधानसभा क्षेत्र की कार्यकर्ताओं की बैठक हुई और चुनाव के मद्देनजर रखते हुए मीटिंग हुई थी और सभी हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी, ये सभी कार्यकर्ता इस मीटिंग में उपस्थित थे और आने वाले विधानसभा चुनावों के बारे में जो हमारी रणनीति है, जो हमारी कार्य करने की प्रणाली है, उसके बारे में बताया गया और आने वाले चुनाव में अभी से अपना लोगों से जनसंपर्क करें, सभी को हमारी सरकार की योजनाओं के बारे में अवगत कराएं। आज महेंद्रगढ़ में बीजेपी महेंद्रगढ़ विधानसभा के सभी कार्यकर्ता भाई बहनों का एक बड़ा सम्मेलन हुआ, जिसमें हरियाणा सरकार के वरिष्ठ मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। भारतीय जनता पार्टी चुनाव मोड में आ गई। आज आप देख रहे हैं 500 से अधिक ये कार्यकर्ता पन्ना प्रमुख, हर घर तिरंगा कार्यक्रम कितना सफल हुआ। बाइक पर तिरंगा यात्रा आपके कैमरे में कैद है। आज हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी की तरफ पूरी तरह से समर्थन में आके खड़ी हो गई है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि के मौके पर याद किया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि अटल जी किसी पार्टी के नेता नहीं थे, वो सारे देश के आदरणीय थे। जब वो लोकसभा में बोलते थे तो सारे उनका भाषण सुनने के लिए शांत हो जाते थे। उन्होंने साथ ये भी कहा कि उनकी याद में अंबाला कैंट में अटल केयर कैंसर सेंटर बनाया गया, जो कि उनके स्वभाव को सामने रखते हुए मरीजों को सेवा दिया जा रहा था। अटल बिहारी वाजपेयी, जिनकी आज पुण्य तिथि है, वो किसी पार्टी के नेता नहीं थे। वो सारे
देश के स्टेट्समैन थे, सारी देश के आदरणीय थे। वो जब लोकसभा में भी बोलने के लिए खड़े होते थे, पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान सामने आया। चुनाव आयोग को हरियाणा कांग्रेस को भंग करना चाहिए, क्योंकि जिस पार्टी के चुनाव ना हो उसे भंग करना चाहिए। पीएम मोदी ने भी स्वतंत्रता दिवस पर कहा कि यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। इस पर विज ने यह भी कहा कि एक देश एक कानून, देश के लिए सभी बराबर हो। विज ने कहा कि चुनाव आयोग को हरियाणा कांग्रेस को भंग करना चाहिए। विज ने यह भी कहा कि सबसे पहले यह समझना चाहिए कि कांग्रेस नाम की कोई पार्टी ही नहीं है, क्योंकि 19 सालों से इनके हरियाणा में इनके चुनाव ही नहीं हुए हैं। ये बहुत देर से इसकी आवश्यकता थी। एक देश एक कानून, देश के लिए सभी बराबर हैं। देश अलग अलग आंखों से नहीं देख सकता, अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग धर्मों से नहीं देख सकता। सबके लिए एक कानून होना चाहिए और इसको लागू कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। विपक्ष तो हर बात पर सवाल उठाता है। अगर विपक्ष का देखें तो देश एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो देखिए, कांग्रेस नाम की कोई पार्टी नहीं है, पहले तो ये समझना चाहिए। 19 साल से इनके हरियाणा में इलेक्शन नहीं हुए। सही मानों में तो चुनाव आयोग को इसको बंद करना चाहिए, हरियाणा की जो कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि इसके चुनाव ही नहीं हुए। जिस पार्टी के चुनाव ना हो उसको भंग करना चाहिए। ये तो कुछ फैमिलीज हैं, कुछ धड़े हैं, कुछ गैंग्स हैं जो हरियाणा को लूटने के लिए चुनाव आने पर इकट्ठे हो जाते हैं। तो उनकी लड़ाई तो लगातार चलती रहती है, हमेशा चलती रहती है और अब भी चल रही है, पहले भी चल रही थी। तो इनके ना कोई नियम है, ना कोई कायदे हैं, ना कोई असूल है, पहले भी ये है। और हरियाणा का जन जन इनके किरदार से वाकिफ है। हम तो तैयार हैं, हम तो आज चुनाव आयोग घोषित करे, कल हम अपने नामांकन पत्र भर देंगे और हमारी चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह से शुरू हो जाएगी। बता दिया दूसरी पार्टियों का, पार्टी है ही नहीं कोई। खबर हरियाणा से है, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ूरी ने वीरवार को सोनीपत के गांव अटेरना में आयोजित कुश्ती दंगल में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे, बयान दिया। और कांग्रेस के नेता चाहे किसी भी तरह के बयान देते रहें, लेकिन अब उनका सच जनता के सामने आ चुका है। विधानसभा चुनाव में जनता की ताकत से तीसरी बार हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार, बीजेपी सरकार बनाएगी। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि कुश्ती दंगल की तरह चुनावी मैदान में बीजेपी के पहलवान नजर आएंगे। ये हरियाणा का जवान, किसान, हरियाणा की महिलाएं, हरियाणा का युवा सभी ने आज मन बनाया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनेगी और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में बनेगी। बैठकों का दौर है जी, कुछ कार्यकर्ताओं में कोई जोश है? हमारे कार्यकर्ताओं में ढोल के साथ आज पूरे जोश में है। जिस प्रकार से आज इस दंगल में सभी पहलवान आए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहलवान की तरह इस चुनावी रण में उतरेंगे। खबर बहादुरगढ़ से है, जहां पर इनेलो बसपा गठबंधन पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक हुई है। बैठक में चुनाव को लेकर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से सुझाव भी मांगे गए। बैठक में कार्यकर्ताओं के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। इस नंबर के माध्यम से लोग अपनी समस्याओं को सुझाव इनेलो पदाधिकारियों से साझा कर पाएंगे। बैठक में हजारों की संख्या में इनेलो बसपा कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे और इसके साथ ही बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि शीघ्र ही बहादुरगढ़ में इनेलो बसपा गठबंधन की जन आशीर्वाद सभा आयोजित होगी। जन आशीर्वाद सभा में स्वर्गीय नफे सिंह राठी के परिवार से विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की घोषणा भी की जाएगी।
देखिए, हमारी जो आज की मीटिंग है वो हमने कार्यकर्ताओं की बुलाई थी, लोगों से सुझाव भी मांगे थे और आज हमने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया अपने कार्यकर्ता साथियों को, क्योंकि आमतौर पर होता क्या है, चुनाव में आम कार्यकर्ताओं की तरफ ध्यान नहीं दे पाते नेता लोग, तो हमने वो डिक्लेयर इसलिए किया है हेल्पलाइन नंबर, ताकि आम कार्यकर्ता अगर हमारे तक बात पहुंचाना चाहे वो बात समय पर पहुंच सके और उस पर कार्रवाई कर सके। हिसार के खरड़ अलीपुर में 3 बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। उसके साथ ही खड़े 3 दोस्त भी गंभीर रूप से घायल हो गए। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश पैदल ही वहां से भाग निकले। आपको बताते चले कि युवक की छाती में 2 गोलियां मारी गई और युवक को कुल 5 गोलियां लगी हैं। मरने वाला युवक 28 साल का आनंद हिसार के खरड़ अलीपुर गांव का है, जहां पर वारदात का पता चलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। घायलों को इलाज के लिए हिसार के सपड़ा अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस का भी कहना है कि आनंद अपने 3 साथियों अंकित, अनूप और राहुल के साथ में किसी काम से बाहर गया था। जब वे गांव के अड्डे पर अपनी गाड़ी को रोककर सामान खरीदने लगा, तभी अचानक से 3 बदमाशों ने आनंद समेत चारों युवकों पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी और फरार हो गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। महेंद्रगढ़ में रवि तुलाराम चौक पर डॉक्टर एसोसिएशन के बैनर तले डॉक्टर्स ने एकत्रित होकर कलकत्ता में हुई ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के मामले में न्याय की मांग की है। तुलाराम चौक से भगवान परशुराम चौक तक हाथों में कैंडल लेकर कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च में शामिल हुए डॉक्टर्स ने कहा कि कलकत्ता में जो एक महिला डॉक्टर के साथ हुआ वो बड़ी ही शर्मनाक घटना है, जिसकी वे कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। सरकार से भी मांग करते हैं कि इसकी फास्ट ट्रैक में सुनवाई हो और केंद्र सरकार इस मामले में कड़ा संज्ञान लेकर केंद्र की जांच एजेंसी से इसकी जांच करवाए और तुरंत दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए, जिससे समाज में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। आपने प्रदर्शन किया है और क्या है? आज विगत दिनों हमारी एक रेजिडेंट डॉक्टर आरजीकर मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में उस गुड़िया उस डॉक्टर का वर्चुअली मर्डर हुआ है और उसका ग्रुप में रेप किया गया है और उस गुड़िया की पवित्र आत्मा की शांति के लिए हम कैंडल मार्च निकाल रहे और उस गुड़िया को जस्टिस मिले। हर जितने भी बच्चे जो भी डॉक्टर्स पासिंग आउट स्कूल बच्चे हमारे दूर दूर कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं कि जो ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपने हाथ से करे। वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो कुछ नहीं कर रही। वहाँ पर डॉक्टर ने प्रोटेस्ट किया, उनके ऊपर भी हमला हुआ। तो हम ये चाह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपने हाथ में ले, जहाँ से CBI है वो अपने करे और डॉक्टर की आम आदमी की रक्षा करे। ये हमारा संदेश है लोगों के, समाज के लिए, सरकार के। ये मार्च इस बात को लेकर निकाला गया है कि समाज कब जागे। ये मार्च इस बात को लेकर निकाला गया है कि सब तरह के बल होने के बाद भी सरकार कुछ नहीं। ये मार्च निकालने का एक ही कारण है कि आम लोग क्यों नहीं बोल रहे। डॉक्टर्स को अलग से क्यों बोला गया है, अलग से डॉक्टर को ही क्यों बोलना पड़ रहा है और लोग क्यों नहीं आ रहे। ये मार्च निकालने का मतलब है चारों तरफ लोग आप देख रहे हो, देखने के लिए रुके हैं, देख रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या हो रहा है। वो डॉक्टर थी, लेकिन थी तो एक औरत ना, एक महिला के साथ अब दुर्व्यवहार हुआ, उसको जीने का हक छीन लिया गया। नहीं, आम आदमी का क्या हाल होगा सोच के देखो। आम जो मणिपुर में हुआ था, आम बेटियां थी, कितना बुरा हाल हुआ। वो चल फिर भी अग्री कर ले, कम से कम एक डॉक्टर बेटिया अगर देश में सुरक्षित नहीं है ना, तो आम आदमी की आप कल्पना कर सकते हो कि इतनी 77वीं वर्षगांठ बनाने का कोई फायदा नहीं है अगर आजादी के 70 के साल भी ये हालात है। तो बहुत देश को, बहुत कुछ आम जनता को बहुत कुछ करने की जरूरत है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है। और तुरंत ऐसा इनका नतीजा बिल्कुल फास्ट ट्रैक पे काम होना चाहिए और तुरंत की तुरंत इनका नतीजा आना चाहिए, ताकि लोगों को आंखें खुले। नहीं तो ऐसा जो करने वाले थे वो कोई आम आदमी तो हो नहीं सकता।
खबर सिरसा के एलनाबाद से है, जहां पर उपमंडल कार्यालय में तहसीलदार शुभम शर्मा ने समाधान शिविर में शुक्रवार को आमजन की समस्याएं सुनी हैं। अधिकारियों को तत्परता से समस्याओं के निवारण के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को समाधान शिविर में तहसीलदार शुभम शर्मा ने बताया कि अब तक 500 से भी अधिक परिवेदनाएं लोगों की सुनी जा चुकी हैं, जिनमें से 400 से भी अधिक समस्याओं का निस्तारण करवाया जा चुका है। इस मौके पर कई विभागों के अधिकारी और कर्मी मौजूद रहे हैं। तहसीलदार शुभम शर्मा ने बताया कि समाधान शिविर का उद्देश्य जनता की समस्याओं का त्वरित और उचित समाधान करना है। विभागों के अधिकारी इस कार्य में कोई लापरवाही न बरतें, उन्हें प्रतिदिन भेजी जाने वाली शिकायतों पर उचित कार्रवाई की जाए। शिकायत के संबंध में शिकायतकर्ता संतुष्ट भी होना चाहिए। जी बिल्कुल, ये हरियाणा सरकार ने जब से हमारा ये समाधान शिविर शुरू किया है, तो इसमें 9 से 10 प्रकार की जो मेन समस्याएं लोगों को आती हैं, जैसे फैमिली आईडी होगी, वोटर कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह से रिलेटेड कोई समस्याएं हैं, एमसी की, वीडियो ब्लॉक की कोई समस्याएं हैं, पंचायत विभाग की, वो जो भी समस्याएं हैं वो लेकर लोग यहाँ आते हैं और उनका तुरंत प्रभाव से निपटान किया जाता है। क्या क्या काफी समस्याओं का निपटान हुआ है सर समाधान शिविर में? बिल्कुल, हमारे पास अभी तक 500-700 से लगभग आ चुकी है समस्याएं और उसमें से लगभग 90% का हमने निपटान करवा दिया। 10% भी अभी अंडर वर्क है, वो भी जल्दी से जल्दी हो पाएगा तो निपटान करवा दिया। रतिया शहर के किनारे से गुजरने वाली घगर नदी में इस समय हिमाचल की पहाड़ियों से बरसाती पानी काफी भर गया है। घगर का जलस्तर बढ़ने से किसानों की चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई है। 1 साल पहले घगर में आई बाढ़ ने क्षेत्र में काफी तबाही जो है वो मचाई हुई थी। वहीं किसानों के हजारों एकड़ फसलें पानी में डूब गई थी। कई लोगों के मकान चपेट में आ गए। एक बार फिर से घाघर में पानी के जलस्तर बढ़ने से लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें देखी जा सकती हैं। इसको लेकर किसानों में अन्य लोगों ने भी सरकार और प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और बाढ़ के बाद में बांधों के मरम्मत नहीं की गई, जिससे बाढ़ आने से किसानों के जो फसलें हैं वो तबाह हो रही हैं या हो सकती हैं, जिसका लेकर डर जो है वो लगातार बना हुआ है। भाई जी नाली का पानी वध रहा है। कल भी 4 फुट के लवे 1 फुट के कल गया थी, अज भी ज्यादा हो रहा है। हुण पुलिस प्रशासन है उन्होंने भी गौर करनी चाहिए इस चीज की, भी कोई सहूलत देन अगे। इत्थे जिन्ने भी आउंदे ने पहला भाई सारी फसल मर गई, हुण तां जीरी भी नहीं लगनी जे पानी पै गया है। पिछली बार तो अपन सारिਆਂ ਨੂੰ पता ही है कि घग्गर नदी ने कितना ज्यादा पंजाब च ते हरियाणा च बहुत ज्यादा पिंडां च नुकसान किया सी। हुण असीं रतिए पुल ते खड़े, रतिए भी काफी एरिया इहने दा नुकसान किया सी। हुण भी परसों लगभग सवेरे 8 बजे पानी आया ते हुण वाधी तुरी जांदी है। कल 2 फुट, कल परसों तो ज्यादा ही सीगी, 2 फुट कल वधी, अज भी कुछ वधी है। हाँ, अज भी फुट को ज्यादा है। कल प्रशासन वाले कह तो रहे ने, हुण की कह सकते हैं, उन्होंने अपने सामने तो कुछ है नहीं गा। देखिए उन्होंने आपां दिखा रखिया होवे कुछ भी असीं आ चीज रख रखी है जां असीं आ वरतांगे, उन्होंने आपदे किते आपदे टिकाणे ते आपदी जगह ते रख रखे होए। पिछले साल भी जो पानी आया सी तां सारे बंन टुट गए सी, पर ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਰੰਮਤ नहीं कराई गई। 1 साल बीत गया, कई तो रस्ते इदां दे है टुटे और रस्ते भी ठीक नहीं कराए, मतलब 1 साल तो ज्यादा समय हो गया। तो ये प्रशासन का सरकार का नकम्मापन है जिहड़ा अजे तक ये बंन नहीं बने। साडे नाल सरकार की मीटिंग हुई सी, उन्होंने कहा सी असीं ये घग्गर दे जिहड़े आ बंन मजबूत करांगे, ये पैसा दे लई मंजूर किया जा रहा जिहड़ा फ्लड तो किसानों को बचाया जा सकता, पर हजे तक धरातल ते कोई काम नज़र नहीं आ रहा। तो जे मान लो हजे भी अज पानी दे नाल किसानां दी चिंतावां वध रहीआं ने, किसानां नूं जे कोई मार पैंदी है। करनाल एंटी व्हीकल थेफ्ट स्टाफ CIA ने कार्रवाई करते हुए 19 चोरी की बाइकें बरामद की। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपी प्रवीण कुमार को भी पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि करनाल में चोरी की आरोपी प्रवीण ने करनाल, पानीपत और जींद सहित कई इलाकों में मोटरसाइकिल चोरी की थी, जिसकी पुलिस ने बरामदगी कर ली है।
हमारे एसपी साहब ने एक करनाल जिले में एंटी व्हीकल थेफ्ट स्टाफ बनाया है, जिसका इंचार्ज मेरे को लगा रखा है। मेरी टीम ने कल गुप्त सूचना के आधार पर एक प्रवीण नाम का लड़का है, जो पहले भी चोरी की वारदातों में संलिप्त रहा है, उसको सेक्टर 4-5 ग्रीन बेल्ट से हमने चोरी की मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया। कितने वाहन को गिरफ्तार किया? इसने 19 मोटरसाइकिल बरामद कराई हमारे से। एक ही चोर है? एक ही चोर है। कहाँ से चोरी करता था? ये करनाल, पानीपत, जींद, कैथल और कुरुक्षेत्र से। रहने वाला कहाँ का है? रहने वाला करनाल का ही है। खबर महेंद्रगढ़ से है, जहां पर धर्म परिवर्तन की आशंका को लेकर गांव नावा के ग्रामीणों ने बीती रात को हंगामा कर दिया। गांव का एक ही युवक, उसकी पत्नी और उनके जानकार गांव में ही मसीह संकीर्तन कर रहे थे। ग्रामीणों को आशंका थी कि उनके गांव के लड़के ने ईसाई धर्म की लड़की से विवाह किया हुआ है और वे गांव के अन्य लोगों को धर्म परिवर्तन करवाने के लिए यहां पर मसीह कीर्तन कर रहे हैं। साथ ही सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को शांत करवाया। इसके बाद पुलिस मसीह संकीर्तन कर रहे लोगों से पूछताछ के लिए सदर थाने सतनाली लेकर गए, जहां पर गांव नावा के सरपंच की शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। कल जी नाव में शाम को 6-7 बजे और मसीही सत्संग वगैरह का कोई प्रोग्राम था किसी के पास घर, और उसने गांव में आक्रोश हो गया कि भाई ये प्रोग्राम कोई गलत है या कोई उनको गलत लग गया किसी प्रकार से, उनको कोई सूचना, और उन्होंने मेरे को पास सूचना दी, सरपंच साहब ये गलत हो, ये सही का जो प्रोग्राम है, इसमें मसीही सत्संग का जो प्रोग्राम है, इसमें गांव को आक्रोश हो गया। मैंने एसएचओ साहब के पास टेलीफोन किया, अगली सारा गांव इकट्ठा होकर के इतराज कर रखा है। राजपुरे में इतना ही। नमस्कार।